आज हम पढ़ेंगे कोर्डेटा के बारे में, कोर्डेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने नॉन कोर्डेटा को पढ़ लिया था। हाँ, पादप हॉर्मोन्स कल से स्टार्ट होंगे, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे आज? कोर्डेटा की बात करेंगे। देखो हमने क्या कहा था, कोर्डेटा कौन से होते हैं? जिनमें नोटोकोड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नोटोकोड पाई जाती है। ऐसे जीव जिसमें नोटोकोड या वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होती है उसको हम किस में पढ़ते हैं? कोर्डेटा के अंदर पढ़ते हैं। ओम सिंह बाटी जी जल्दी से आंसर दो। जो हमारी चमगादड़ होती है, चमगादड़ के अंदर वर्टिबल कॉलम या फिर आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी पाई जाती है क्या चमगादड़ में? जल्दी से बताएंगे। आता है तो किसी को भी, कोई जरूरी नहीं है मैं एक को ही बोल रही हूं, आप में से कोई भी बताएगा। आया हुआ सवाल है कि चमगादड़ को हम पक्षियों से अलग क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या कारण है? ऐसा सवाल पूछा गया, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो कोर्डेटा आप किसको कहेंगे? जिसमें नोटोकोड पाई जाती है, ठीक है। नोटोकोड या फिर आप क्या कह सकते हैं? कशेरुक दंड। ऐसे जीव जिनमें कशेरुक दंड या नोटोकोड पाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कोर्डेटा कहेंगे। क्या कहेंगे? कोर्डेटा कहेंगे। देखो इस कोर्डेटा के अंदर हमें कौन कौन से संघ पढ़ने हैं। सबसे पहले कोर्डेटा के अंदर कौन कौन से संघ आते हैं? तो सबसे पहले हम कोर्डेटा के अंदर किसको पढ़ते हैं? पीसीज को पढ़ते हैं। हम कोर्डेटा में किसको पढ़ते हैं? पीसीज को पढ़ते हैं। और पीसीज को आप क्या कहते हैं? मछली वर्ग। कोर्डेटा में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? पीसीज को पढ़ेंगे, मछली वर्ग को पढ़ेंगे। देखो आज ही मैं इसको खत्म करूंगी तो फालतू कमेंट्स पे ध्यान देने के बजाय सामने देख लो, ठीक है। हम किसको पढ़ेंगे? पीसीज को पढ़ेंगे, मछली वर्ग को पढ़ेंगे। और पीसीज के बाद आप किसको पढ़ेंगे? एम्फीबिया। एम्फीबिया। और आप सब जानते हैं एम्फीबिया क्या होते हैं? आप क्या कहेंगे? उभयचर होते हैं। एम्फीबिया क्या होते हैं? उभयचर होते हैं। दूसरे नंबर पे हम किसको पढ़ेंगे? एम्फीबिया को पढ़ेंगे, उभयचर को पढ़ेंगे। फिर तीसरे नंबर पे आप किसको पढ़ोगे? यहां पे, ठीक है। जैसे ही एम्फीबिया पढ़ोगे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स क्या होते हैं आप सबको पता है। हम रेप्टाइल्स में किसको पढ़ते हैं? सभी सरीसर्प को पढ़ते हैं। रेप्टाइल्स में किसको पढ़ते हैं? सरीसर्प को पढ़ते हैं, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे आप किसको पढ़ोगे? एविज। और एविज संघ में कौन आते हैं? सभी पक्षी आते हैं। यानी फिर आपको किसको पढ़ना पड़ेगा? एविज को पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट के अंदर हम किसको पढ़ेंगे? मैमल्स को पढ़ेंगे। मैमल्स। और मैमल्स को आप क्या कह सकते हैं? स्तनधारी कह सकते हैं। मैमल्स को आप क्या कह सकते हैं? स्तनधारी कह सकते हैं। तो हम किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कोर्डेटा के अंदर कौन कौन आते हैं। कोर्डेटा में मछली वर्ग आता है, पीसीज आता है। कोर्डेटा में एम्फीबिया आता है, उभयचर आता है। कोर्डेटा में रेप्टाइल्स आते हैं, सरीसर्प आते हैं। कोर्डेटा में एविज आते हैं, सभी पक्षी आते हैं। और सभी मैमल्स आते हैं। सभी क्या आते हैं? स्तनधारी आते हैं। इनसे सवाल क्या पूछे जाएंगे उनकी चर्चा अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पांचों के पांचों संघ याद होने चाहिए। पहला हो गया पीसीज, दूसरा एम्फीबिया, तीसरा रेप्टाइल्स, चौथा एविज और पांचवा कौन सा हो गया? मैमल्स या फिर स्तनधारी। यहां पे अगर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं मोस्टली तो एविज से आते हैं और फिर एम्फीबिया से आते हैं। एविज और एम्फीबिया से तुलनात्मक सवाल पूछे जाते हैं या फिर पूछ लिया जाता है जैसे पीसीज और एम्फीबिया के बीच की योजक कड़ी कौन सी है, रेप्टाइल और एविज के बीच की योजक कड़ी कौन सी है, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। इतनी बात पता है। या फिर आपको पता ही है स्तनधारियों में एक सवाल पूछा जाता है ब्लू व्हेल से कि ब्लू व्हेल क्या है। हम उसको मछली बता देते हैं बट ब्लू व्हेल इज ए मैमल। ब्लू व्हेल क्या होती है? एक मैमल होती है, एक स्तनधारी होती है। उसकी बात अभी हम करेंगे। कौन सा चैप्टर है मैडम? ये हमारे चल रहे हैं जंतु जगत, एनिमेलिया। ये हमारा जंतु जगत चल रहा है, हमारा एनिमेलिया चल रहा है। और अच्छे सवाल यहां से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम दो वर्गों की बात करेंगे। यहां पे हम पहले पढ़ेंगे पीसीज को और फिर किसको? एम्फीबिया को। तो हम तुलनात्मक रूप से पढ़ लेते हैं इनको, तुलना करके, ताकि हमें याद हो जाए। तो एक तरफ आप लिख लेंगे पीसीज, एक तरफ आप लिख लेंगे पीसीज, पीसीज या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? मछली वर्ग। क्या बोल सकते हैं? मछली वर्ग बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हम किसको पढ़ लेते हैं? एम्फीबिया को पढ़ लेते हैं। एम्फीबिया, एम्फीबिया या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? उभयचर बोल सकते हैं। एम्फीबिया या फिर क्या बोल सकते हैं? उभयचर बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे सवाल आया हुआ था उड़न मेंढक कौन सा होता है? उड़ने वाला मेंढक
ठीक है, वो कौन सा होता है, ठीक है, उड़न छिपकली कौन सी होती है, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ मेंढक होते हैं जो वृक्षों पे भी रह सकते हैं, तो वृक्षों पे निम्न में से कौन सा मेंढक है जो वृक्षों पे रह सकता है, तो ऐसे कुछ अटपटे सवाल देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो ये पिसीज है, मछली वर्ग की अगर अपन बात करें तो नाम से तो पता चल रहा है कि जितने भी फिश है, जितनी भी मछलियां हैं वो सारी किस में रखी गई है, मछली वर्ग में रखी गई है। जो मछलियों के कैरेक्टर रखते हैं सारे सारे किस में आते हैं, फिश वर्ग में आते हैं या फिर मछली वर्ग के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखो इनके कैरेक्टर क्या है, मोस्ट कैरेक्टर आपको याद रखने हैं। फिश देखो सबसे पहले ये कैसे जीव होते हैं, आप सबको पता है ये जलीय जीव है। कैसे जीव है, ये जलीय जीव है। और जलीय जीवों के अंदर ये श्वसन के लिए कौन सा कोशिकांग कौन सा ऑर्गन काम में लेते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मछलियां अपना श्वसन किससे कर सकते हैं, कौन से अंग को काम में लेते हुए मछलियां अपना श्वसन कर सकती है। तो श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं, इसमें गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स या फिर आप क्या बोल सकते हैं, गलफड़े। गिल्स या फिर क्या बोल सकते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं। इन गिल्स की सहायता से मछलियां क्या कर सकती है, श्वसन कर सकती है। गिल्स की सहायता से, हाँ क्लोम या फिर आप क्या बोल सकते हैं, गिल्स बोल सकते हैं। इनकी सहायता से मछलियां क्या करती है, श्वसन करती है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो बहुत बार आया हुआ है, एयर ब्लेडर का नाम सुना आप सभी ने, एयर ब्लेडर। एयर ब्लेडर से सवाल बहुत बार पूछा गया है। एयर ब्लेडर को हम क्या कहते हैं, वायुकोश कहते हैं। एयर ब्लेडर को हिंदी में क्या कहा जाता है, वायुकोश कहा जाता है। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, गोल ब्लेडर, पित्ताशय, पित्ताशय में क्या भरा रहता है, पित्तरस। भाई हमारे अंदर क्या पाया जाता है, गोल ब्लेडर, और गोल ब्लेडर में क्या भरा रहता है, पित्तरस भरा रहता है। ऐसे ही एक और ब्लेडर होता है जिसको हम एयर ब्लेडर कहते हैं, जो किसको स्टोर करके रखता है, एयर को। भाई इनमें फेफड़े तो है ही नहीं ना, लंग्स तो है ही नहीं, हमारे अंदर लंग्स पाए जाते हैं। इसीलिए जो लंग्स में वायु कूपिकाएं होती है, वो वायु कूपिकाएं, उन्हीं को हम वायुकोश के नाम से भी जानते हैं, जो गैसों को क्या करती है, स्टोर करती है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं एयर ब्लेडर की, तो एयर ब्लेडर का भी काम क्या है, गैसों को ये क्या करेगी, स्टोर करके रखेगी। लेकिन अगर हम पीसीज वर्ग की बात करें, मछली वर्ग की बात करें, तो मछली वर्ग के अंदर जो एयर ब्लेडर है ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। एयर ब्लेडर क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्यों होता है, इसका कारण आपको पता चल गया होगा। इसका कारण ये है कि इनमें अगर एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता तो वायु भर जाती, और वायु भर जाती तो क्या ये तैर पाती, डूबने के चांसेस ज्यादा होते ना। क्या मछलियां पानी में तैर पाती, मछलियों के डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एयर ब्लेडर एब्सेंट होते ताकि ये आसानी से तैर सके। यानी कि एयर ब्लेडर एब्सेंट होने के कारण इनको तैरने में क्या होती है, आसानी होती है। ये आसानी से क्या कर सकती है, तैर सकती है। तो सवाल पूछा जाता है कि जो फिश होती है, मछलियां होती है, ये आसानी से पानी में तैर सकती है, क्यों। तो आपका आंसर क्या आएगा, क्योंकि इनमें एयर ब्लेडर, वायु कोश एब्सेंट होते हैं, तो इनमें वायु नहीं भरती। ठीक है, सांस तो लेती है, सांस तो गलफड़ों से ले रही है, काम में ले रही है, वापस छोड़ रही है, ले रही है, वापस छोड़ रही है। ऐसा नहीं है कि वो स्टोर करके रख रही है। अगर स्टोर करके रखेगी तो बॉडी का वेट बढ़ जाएगा, और बॉडी का वेट बढ़ जाएगा तो आपको पता है कि तैरने के बजाय डूबने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो तैरना इनका आसान हो, इसीलिए इनमें एयर ब्लेडर या फिर वायु कोश क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एयर ब्लेडर या फिर वायु कोश क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। देखो मोस्टली ये किसको जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है, यानी कि जरायु इस प्रकार की। आपने देखा होगा कि कई अंडोत्सर्ग यानी अंडे को, लेकिन जो मछलियां होती है मोस्टली वो किसको जन्म देती है, एक बच्चे को ही जन्म देती है, छोटी फिश को ही जन्म देती है। आई बात समझ में। स्टारफिश, स्टारफिश तो नॉन कोर्डेटा में आएगी, मैंने पढ़ा दिया है आपको। स्टारफिश नॉन कोर्डेटा में आएगी। और सबसे बड़ी गलती मैंने वही बताया था आपको कि अगर आपको कहीं भी स्टारफिश दिखे, ब्रीटर फिश दिखे, तो आप मुझे पता है कि सीधा आके मछली वर्ग की बात करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टारफिश तो किस में आती है, नॉन कोर्डेट्स में आती है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कोर्डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, सूक्ष्म बिश्नोई भैंस भी तैरती है ना मैम। यार कैसी बात कर रहे हो तुम, गहरे पानी के अंदर तैर सकती है क्या, थोड़ा सा पानी और बढ़ गया तो वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी।
ओके चलो इसके बाद में फिश का जो अगला देखो, फिश की जो बॉडी होती है, मछलियों की जो बॉडी होती है, उस पे क्या पाए जाते हैं? सल्क पाए जाते हैं, सल्क। और ये सल्क क्या होते हैं? कांटेनुमा संरचना होती है, कांटेनुमा संरचना। देखो सल्क सुना भी होगा आपने, सल्क का नाम, सल्की होती है। इनकी बॉडी कैसी होती है? सल्की होती है। क्या पाए जाते हैं? इन पे सल्क पाए जाते हैं, छोटे छोटे। और वो जो सल्क होते हैं, ये सल्क किससे मिलके बने होते हैं? किरेटिन से बने होते हैं। ये सल्क किससे मिलके बने होते हैं? किरेटिन से। काइटिन मत बोल देना, गलत हो जाएगा। काइटिन तो हम कहां काम में लेंगे? काइटिन को हम काम में लेंगे कवक की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से मिलकर बनी होती है। लेकिन अगर इन सल्क की बात करें कि ये जो सल्क है, देखो किरेटिन कहां पाई जाती है? हमारे नाखून और बालों में पाई जाती है। किरेटिन हमारे नाखून और बालों में पाई जाती है। यही किरेटिन है ये जो फिश के बाहर, बॉडी के बाहर क्या बनाती है? सल्क बनाती है। सल्क का क्या करती है? निर्माण करती है। आपको पता है कि कुछ फिश ऐसी होगी जो लवणीय जल में पाई जाएगी, और कुछ फिश ऐसी होगी जो किसमें पाई जाएगी? अलवणीय जल में पाई जाएगी। कुछ फिश ऐसी होगी जो किसमें पाई जाएगी? अलवणीय जल में पाई जाएगी। वो डिपेंड करेगा उनकी बॉडी की कंसंट्रेशन के आधार पे कि उनकी बॉडी कहां पे अपने आप को कंफर्ट फील करती है, उसी जगह पे वो क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो मतलब हमारी जो ये फिश है वो जलीय जीव भी, जलीय जीवों के साथ लवणीय और अलवणीय दोनों में पाई जा सकती है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या देखना है? इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही ना? सब सही चल रहा है? अब देखो एक बार मैं एम्फीबिया को मिटाती हूं। इसके बाद में देखो, जैसे आपने नाम सुना होगा, मैं एग्जाम्पल दूं, कुछ फिश का मैं एग्जाम्पल देती हूँ, कुछ मछलियों के एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपने नाम सुना होगा टोरपीडो का, टोरपीडो, टोरपीडो फिश का नाम सुना है? टोरपीडो फिश। और इस टोरपीडो फिश को इंपॉर्टेंट लगा लेना, इससे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने क्या दिया? टोरपीडो दिया। आप कहेंगे मैडम ये टोरपीडो फिश इंपॉर्टेंट क्यों है? भाई मछलियां तो बहुत सारी है, आपने हमें टोरपीडो ही क्यों पढ़ाने की कोशिश की? देखो ये जो टोरपीडो जो फिश है, इसके अंदर कुछ विद्युत तरंगीय उत्पन्न करने वाले अंग पाए जाते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, इसमें विद्युत क्षेत्र क्या होता है? उत्पन्न होता है। ये इलेक्ट्रिक रे छोड़ती है। तो आप यहां पे टोरपीडो में नोट लगा के लिख लेंगे, यह फिश, यह मछली, यह फिश इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, या फिर विद्युत इलेक्ट्रिक रे बोल सकते हैं आप इसको, इलेक्ट्रिक रे छोड़ती है, इलेक्ट्रिक रे छोड़ती है। यह फिश इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, करंट के झटके, ऐसे माना जाता है कि 1 किलोमीटर तक के एरिया तक, ध्यान से सुनना, 1 किलोमीटर तक के एरिया तक भी टोरपीडो फिश का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको महसूस किया जाता है। मान लो किसी जगह पे ये टोरपीडो प्रेजेंट है और हम उससे 1 किलोमीटर दूरी पर प्रेजेंट है, तो भी हमें इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक रे फील्ड है, ये हमें क्या होगा? फील होगा, महसूस होगा। ठीक है, इसीलिए टोरपीडो फिश से सवाल अच्छे पूछे जाते हैं कि ऐसी कौन सी फिश है जो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है, तो वो क्या होगी? आपकी टोरपीडो फिश होगी। उसका नाम क्या होगा? टोरपीडो फिश होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी फिश हो सकती है, जैसे आपने नाम सुना होगा रोहू फिश का, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ने तो देखा भी होगा लेबोरेटरी में। ठीक है, डॉग फिश, आप क्या याद रख सकते हैं? डॉग फिश, कुत्ता मछली, डॉग फिश। रोहू फिश का नाम आपने सुना होगा, रोहू फिश। आपने किसका नाम सुना होगा? रोहू फिश का। देखो ये बहुत साधारण फिश है, यह बहुत साधारण फिश है। अगर हम लेबोरेटरी के अंदर
अगर हमें फिश पढ़ाई जाती है तो लेबोरेटरी में हमें रोहू फिश देखने को मिलती है। कौन सी फिश देखने को मिलती है? रोहू फिश देखने को मिलते हैं। लेबोरेटरीज के अंदर पड़े रहते हैं इनके सैंपल्स। तो रोहू फिश क्या है? साधारण प्रकार की फिश है, साधारण प्रकार की मछली है। अब अगर आपको यहाँ पे ब्लू व्हेल का नाम आ रहा है, ब्लू व्हेल मछली का नाम याद आ रहा है, तो इसको यहीं पे काट देना, ये कोई फिश नहीं है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर मिटा के लिख रही हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके एग्जाम्पल से, हिपोकैम्पस। अगला एग्जाम्पल है इसका हिपोकैम्पस। अब ये हिपोकैम्पस क्या होता है? इसको आप हिंदी में कहते हैं समुद्री घोड़ा। हिपोकैम्पस को क्या कहा जाता है? समुद्री घोड़ा। हिपोकैम्पस इज ए फिश, एक मछली है। हिपोकैम्पस भी एक प्रकार की क्या है? मछली है। ठीक है। रोहू, रोहू रोहू ही होती है, रोहू। रोहू फिश को हम लेबोरेटरी में आसानी से देख सकते हैं। ये हिपोकैम्पस है। जब आप नेट पे सर्च करोगे हिपोकैम्पस के बारे में तो आपको दिखाएगा हिपोकैम्पस कैसा होता है। इसको आप क्या कहते हैं? समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स बोला जाता है, समुद्री घोड़ा कहा जाता है। ये एक प्रकार की क्या है? फिश है, एक प्रकार की मछली है। तो आपको केवल वही एग्जाम्पल याद करने हैं, वही कैरेक्टर्स याद करने हैं जो पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने किसको पढ़ा? पिसीज, मछली वर्ग। देखो मछली वर्ग के जो सदस्य हैं वो जलीय होते हैं। ठीक है। अब जलीय सदस्य हैं तो वो श्वसन के लिए किसको काम में लेते हैं? वो श्वसन के लिए गिल्स या क्लोम या फिर गलफड़ों को क्या करते हैं? काम में लेते हैं। लेबिया रोहू, हाँ बिल्कुल, लेबिया रोहू एक ही नाम है। ठीक है। उसके बाद आप क्या कहेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, इनमें एयर ब्लेडर, एयर ब्लेडर का मतलब इनमें वायु कोश क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। वायु कोश क्या करते हैं? वायु कोश वायु को, एयर को स्टोर करके रखते हैं। अगर इनमें वायु कोश प्रेजेंट होते तो इनका वेट बढ़ जाता और ये तैरने के बजाय डूबने लग जाते। ठीक है। तो इसीलिए इनमें एयर ब्लेडर क्या हो गए? एब्सेंट हो गए। फिर हमने क्या कहा? अगर मैं इनके कुछ एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे हिपोकैम्पस हो गया, या फिर हमने पढ़ा कि इनके बाहर की तरफ सल्क पाए जाते हैं, छोटे छोटे कांटे जैसे संरचना पाई जाती है, जो किससे मिलकर बनी होती है? ये किरेटिन से मिलकर बनी होती है। किरेटिन आपको याद रखना है, जो हमारे नाखून और बाल दोनों में पाई जाती है। फिर हमने क्या कहा? हिपोकैम्पस, जिसे आप क्या कहते हैं? समुद्री घोड़ा कहते हैं। ये समुद्री घोड़ा कोई जानवर नहीं है, ये समुद्री घोड़ा इज ए फिश। हिपोकैम्पस इज ए फिश। हिपोकैम्पस भी क्या है? एक फिश है, एक मछली है। फिर आप टोरपीडो को पढ़ेंगे। टोरपीडो एक ऐसी फिश है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, यानी कि इसमें ऐसे ऑर्गन पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करने वाली फिश। फिर हमने पढ़ा कि साधारण तौर पे जो फिश हमें लेबोरेटरीज में देखने को मिल जाती है वो कौन सी होती है? रोहू फिश होती है, डॉग फिश होगी। ब्लू व्हेल का नाम यहां पे नहीं देना। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल और बन जाता है। वो सवाल क्या बन जाता है? मैं यहां पे लिख रही हूं नोट लगा के। देखो एक फिश का नाम है, नोट लगा के लिख लेंगे। एक फिश का नाम है जिसका नाम है कोड। एक फिश का नाम क्या है? कोड। इस कोड फिश का नाम बहुत ही फेमस है। इस कोड फिश का नाम बहुत ही फेमस है। आपने तो नहीं सुना होगा, आपने तो नहीं सुना होगा, लेकिन कोड फिश क्या होती है? देखो कोड फिश के काम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। कोड फिश क्या है? ये जो कोड फिश है ये आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है, आर्थिक रूप से उपयोगी, हमारे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में काम आती है ये कोड फिश। क्यों? क्योंकि कोड फिश से सबसे ज्यादा लीवर ऑयल प्राप्त किया जाता है। लीवर ऑयल यानी कि कोड फिश के यकृत से क्या प्राप्त किया जाता है? तेल प्राप्त किया जाता है। और इस तेल में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन्स होती है और बहुत अच्छी मात्रा में क्या होती है? प्रोटीन्स होती है। तो इसको हम खाने के रूप में काम में ले सकते हैं। लीवर ऑयल सवाल बनता है सबसे अच्छी क्वालिटी वाला और सबसे अच्छा जो लीवर ऑयल है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? किससे प्राप्त किया जाएगा? वो कोड नामक फिश से प्राप्त किया जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात थी आपके फिश वाले वर्ग से, जो आपका पिसीज वर्ग है, इससे जो किसके अंदर आता है? कोर्डेटा में आती है, जिसमें नोटोकोड क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। आपको एग्जांपल याद रखना है, हिपोकैम्पस,
टोरपीडो फिश जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, आपको याद रखना है रोहू फिश, डॉग फिश, और आपको याद रखना है कोड फिश। ये कोड फिश भी क्या आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, जिसके लीवर से क्या प्राप्त किया जाता है, लीवर ऑयल प्राप्त किया जाता है, जिसमें क्या क्या पाई जाती है, बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन होती है, और किसकी उपस्थिति होती है, प्रोटीन्स की उपस्थिति होती है। इतनी बात समझ में आई आप सभी को? चलो आगे, चलो आगे। किरेटिन एक प्रोटीन ही है। क्या नाम है आपका? स्टार बॉयज जी। किरेटिन एक खुद प्रोटीन है। चलो ठीक है, इतना टाइम नहीं है, आज हमें ये कंप्लीट भी करना है। अब आप पढ़ेंगे एम्फीबिया के बारे में। तो एम्फीबिया हेडिंग लिख लेंगे। एम्फीबिया से भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, उभयचर से भी। ये फिश के बारे में जो सवाल आज तक पूछे गए हैं वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं, और डीपली ज्यादा पूछेगा भी नहीं। मैंने कमेंट किया था आपको, सुरेश कुमार जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, फिशीज के अंदर हार्ट 2 चैम्बर होता है, पढ़ा दिया था मैंने हार्ट वाले चैप्टर में। कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर। फिशीज या फिर मछलियों के हृदय के अंदर कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब आप हेडिंग लिखेंगे एम्फीबिया, उभयचर। आज हम पढ़ेंगे एम्फीबिया को, उभयचर को। फिशीज के बाद हम किसको पढ़ते हैं? एम्फीबिया को पढ़ते हैं, उभयचर को पढ़ते हैं। देखो देखो, सबसे पहले एम्फीबिया, उभयचर का मतलब क्या होता है? उभयचर का मतलब होता है जल प्लस स्थल दोनों। अगर कोई जीव जल और स्थल दोनों पे रह सकता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फीबिया या फिर उभयचर। आपको पता है जंतु जगत का उभयचर एम्फीबिया किसको कहा जाता है? मेंढक को। ध्यान से सुन लेना, जंतु जगत का एम्फीबिया उभयचर किसे कहा जाता है? मेंढक को कहा जाता है, फ्रॉग को कहा जाता है। लेकिन पादप जगत का उभयचर, सवाल बन जाता है आपसे, मैंने पढ़ा दिया है वैसे, लेकिन मैं रिवाइज कर रही हूं। पादप जगत का उभयचर आपसे पूछा जाता है तो पादप जगत का उभयचर आप क्या बताएंगे? ब्रायोफाइटा। जो ब्रायोफाइटा के पादप हैं ये जल और स्थल दोनों पे पाए जाते हैं, इसीलिए पादप जगत का उभयचर हम किसको कहते हैं? ब्रायोफाइटर को कहते हैं। हाँ, सिलामेंडर एक मेंढक है, सिलामेंडर। ठीक है, तो पादप जगत का उभयचर हम किसको कहते हैं? ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। लेकिन जंतु जगत का उभयचर क्या होता है? फ्रॉग होता है, मेंढक होता है। यानी एम्फीबिया का मतलब ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों में रहते हो, उसे हम क्या कहते हैं? एम्फीबिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने सबसे पहले एग्जाम्पल किसका ले लिया? हमारा फ्रॉग। फ्रॉग यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? मेंढक की बात कर रहे हैं। अब मेंढक के जितने भी लक्षण हैं वो सारे लक्षण किसके होंगे? एम्फीबिया के होंगे। किसके होंगे? एम्फीबिया के होंगे। तो बात देखो कि आपको पता है कि फ्रॉग के बाहर की तरफ जो त्वचा होती है वो कैसी होती है? बहुत कोमल होती है, सॉफ्ट स्किन होती है। यानी आप क्या कहते हैं? इनकी त्वचा पे सल्क नहीं पाए जाते। भाई देखा है क्या कभी कि मेंढक की स्किन पे सल्क प्रेजेंट है? नहीं पाए जाते। मेंढक की स्किन क्या होती है? बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत स्मूथ होती है। तो मेंढक की स्किन कैसी होती है? या फिर एम्फीबिया के जीवों की स्किन कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, उसके बाहर की तरफ कोई सल्क नहीं पाए जाते। फिर हमने क्या कहा कि अगर मैं इनके श्वसन अंग की बात करूं कि मेंढक श्वसन किस किस अंग से कर सकते हैं, तो ये बात ध्यान रख लेना, मेंढक श्वसन क्लोम से भी कर सकता है, प्लस मेंढक श्वसन त्वचा से भी कर सकता है, प्लस फेफड़ों से भी कर सकता है। एकमात्र ऐसा जीव है, एकमात्र ऐसा संघ है एम्फीबिया जिसके सदस्य क्लोम, त्वचा और फेफड़े तीनों की सहायता से श्वसन कर सकता है। देखो, जब मेंढक वाटर में होता है, जब मेंढक पानी में होता है तो पानी में वो श्वसन किसकी सहायता से करता है? त्वचा की सहायता से। और जब मेंढक कहाँ होता है? स्थल पे होता है, लैंड पे होता है। तो स्थल पे होता है तो श्वसन किसकी सहायता से करता है? फेफड़े की सहायता से करता है। किसकी सहायता से करता है? फेफड़े की सहायता से करता है। तो ध्यान रख लेना, एम्फीबिया के जो भी सदस्य होते हैं उनके श्वसन अंग क्या क्या हो सकते हैं? क्लोम हो सकते हैं, त्वचा भी हो सकती है और फेफड़े भी हो सकते हैं। त्वचा से
क्या पूछ रहे राजमीना जी? मैम आपके यहाँ से हो प्लीज, आप कहाँ से हो प्लीज बताओ। सीकर से हूं मैं, ठीक है। जब मेंढक वाटर में होता है, पानी में होता है, तो वह श्वसन किससे कर सकता है? वह श्वसन त्वचा से कर सकता है, ठीक है। और जब वो स्थल पे होता है तो वह श्वसन किससे कर सकता है? फेफड़ों से कर सकता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल देखो, ये जो मेंढक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रॉग की बात कर रहे हैं। मेंढक है, इस मेंढक के अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है, मेंढक के अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन कैसा होता है? इनमें बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इनमें कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इनमें बाह्य निषेचन होता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है कि मेंढक के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो कैसी होती है? तो आप क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन की क्रिया इनमें बाह्य प्रकार की होती है, एक्सटर्नल प्रकार की। अब देखो, फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, ध्यान से सुनना। निषेचन दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन, और एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब बाह्य निषेचन। मतलब क्या है? आंतरिक निषेचन का मतलब क्या है कि यदि स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर जाके निषेचन करते हैं, ध्यान से सुनना, यदि शुक्राणु फीमेल बॉडी के अंदर एंट्री करके फर्टिलाइजेशन करते हैं एग का, अंडाणु का, तो उसे आप क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। लेकिन मैं यदि एक्सटर्नल निषेचन की बात करूं, बाह्य निषेचन की बात करूं, यानी कि अगर फीमेल बॉडी के बाहर ही निषेचन की क्रिया होती है तो उसे आप क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखो होता क्या है, जो मेल मेंढक है, ठीक है, जो मेल मेंढक होता है वो पानी के अंदर क्या छोड़ देता है? स्पर्म छोड़ देता है, शुक्राणु। किसके अंदर? पानी में। पानी में स्पर्म छोड़ देता है। और जो फीमेल मेंढक होती है, ठीक है, वो पानी के अंदर क्या छोड़ देती है? एग छोड़ देती है। और ये स्पर्म बहुत ज्यादा छोड़े जाते हैं। क्यों छोड़े जाते हैं? क्योंकि पता नहीं भाई, इतने पानी के अंदर स्पर्म छोड़े गए तो पानी में और भी जीव है, वो इन स्पर्म को क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ये मेंढक स्पर्म बहुत संख्या में छोड़ता है, और यहाँ पे जो फीमेल मेंढक है वो क्या छोड़ देती है? एग छोड़ देती है। होता क्या है, ये स्पर्म और एग एक साथ मिलते हैं तो यहां इनका क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कहां होता है? वाटर में होता है, पानी में होता है। कभी भी मेंढक में फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता। कहां होता है? पानी में होता है। पानी में ही स्पर्म छोड़ दिए जाते हैं और पानी में एग छोड़ दिया जाता है, तो ये वहां पे क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। हाँ, यदि ताप और शीत से बचने के लिए सुप्त अवस्था में भी चले जाते हैं। कौन? मेंढक। छुप जाते हैं ना, कई बार हमें दिखाई नहीं देते, तो ये किसमें चले जाते हैं? सुप्त अवस्था में भी चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या देख रहे हैं, इसके बाद देखो ये असमतापी होते हैं। असमतापी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेंढक कैसे होते हैं? असमतापी। देखो जीव दो प्रकार के हो सकते हैं, एक समतापी होते हैं, एक कैसे होते हैं? असमतापी। भाई जो हम हैं, हम चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कैसे भी करके अपने आप को मेंटेन करते हैं, यानी हम समतापी हैं। हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को डाल सकते हैं। लेकिन जो मेंढक है वो कैसे होते हैं? असमतापी। टेम्परेचर बढ़ गया, पानी में चले गए, टेम्परेचर कम हो गया, सुप्त अवस्था के अंदर चले गए। यानी कि ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं डाल सकते, तो ये कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं। मेंढक कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं। इसके बाद देखो इनका जो हार्ट है, इनका जो हृदय है, इनका जो हार्ट है, इनका जो हृदय है, इसमें कितने चैम्बर होते हैं? इसमें 3 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। इनके हार्ट में, इनके हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? इनके हार्ट में प्रिंस चौधरी जी क्या हो गया आपको? क्या बोल रहे हैं आप? किसने क्या बोल दिया आपको? किसको कोर्स चाहिए था? राजमीना जी को। बिल्कुल बताएंगे, लास्ट में कोर्स बताती हूं मैं आपको, ठीक है।
पीसीज भी असमतापी होते हैं, पीसीज भी असमतापी होते हैं, और एम्फीबिया भी कैसे होते हैं, असमतापी होते हैं। इनके हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 3 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, इनके हृदय में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आई। यह आवाज बहुत करता है सुक्षा बिश्नोई जी। देखो मेंढक जो टर टर की आवाज निकालता है ना, टर 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 की आवाज निकालता है, ये टर टर की आवाज हमेशा फीमेल मेंढक निकालती है। टर टर की आवाज हमेशा फीमेल मेंढक निकालती है। और टर टर की आवाज कब निकाली जाती है, जब इनकी रिप्रोडक्टिव फेज होती है, तो मेंढक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए टर टर की आवाज निकालती है, क्योंकि इनकी रिप्रोडक्टिव फेज होती है, वो इनके निषेचन का टाइम होता है, प्रजनन का टाइम होता है। जब मेंढक टर टर की आवाज निकालते हैं ना, बारिश के दिनों में मोस्टली होता है, तो बारिश के दिनों में पानी के अंदर इस सुप्त अवस्था से पानी में आते हैं, और उस टाइम पे इनकी रिप्रोडक्टिव फेज होती है, तो ये क्या करते हैं, जो टर टर की आवाज है फीमेल मेंढक निकालती है, और मेंढक को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि इनकी रिप्रोडक्टिव फेज होती है, इसीलिए। इतनी बात समझ में आई। टर 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 की आवाज निकालती है। अशोक रोयल जी ऐसी बात मत बोलो, फीमेल आवाज ज्यादा ही करती है। हाँ, मेंढक पानी के अंदर छोड़ देते हैं स्पर्म और एग को। और जो बताओ परवीन सिंह जी, बताऊं भाई। देखो सबसे पहले एम्फीबिया, ध्यान से सुनो चीजें कैसे याद करनी है। अगर हम एम्फीबिया की बात करें, सेलामेंडर होता है, ये मेंढक है। पहले एग्जाम्पल भी देख लो इसके, मेंढक के इनके एग्जाम्पल एम्फीबिया के क्या है। देखो एक तो सभी मेंढक हो गए, फ्रॉग हो गए एग्जाम्पल में। आपने सुना होगा टोड का नाम, टोड सुना है क्या, टोड भी मेंढक है। आपने नाम सुना होगा सेलामेंडर, सेलामेंडर भी क्या होता है, एम्फीबिया होता है। सेलामेंडर भी क्या होता है, एम्फीबिया होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कहेंगे, देखो फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, सेलामेंडर हो गया, और एक होता है हाइला। एक कौन सा होता है, हाइला। इसको आप उड़न मेंढक भी कहते हैं, उड़ने वाला मेंढक, उड़ने वाला मेंढक। उड़ने वाला मेंढक किसको कहा जाता है, हाइला को कहा जाता है। उड़ने वाला मेंढक किसको कहा जाता है, हाइला को कहा जाता है। तो हाइला भी एक प्रकार का क्या है, मेंढक है। आप सबको पता है कि मेंढक क्या करता है, रूपांतरण करता है, कायांतरण। मेंढक में क्या पाया जाता है, कायांतरण पाया जाता है। तो कायांतरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। और आपको पता है कि मेंढक को जल्दी कायांतरण कराने के लिए हम उसमें क्या डाल देते हैं, आयोडीन। उनको आयोडीन के घोल में रख देते हैं, तो जल्दी से मेंढक क्या कर जाता है, कायांतरण कर जाता है, ठीक है। सॉरी, हाँ आइला ट्री फ्रॉग है, ट्री फ्रॉग, सॉरी हाइला ट्री फ्रॉग है। ट्री फ्रॉग का मतलब वृक्षीय, ट्री फ्रॉग वृक्ष पर पाया जाता है, पादपों पे, पेड़ पौधों पे पाया जाता है, ये ट्री फ्रॉग होता है, ठीक है। ध्यान से सुन लो, एक बार रिवाइज कर रही हूँ। राना टिग्रीना मेंढक का ही नाम है, राना टिग्रीना, ओके। ध्यान से सुनो, ये जल और स्थल दोनों पे पाए जा सकते हैं। अगर अपन एग्जांपल ले तो राना टिग्रीना फ्रॉग इसका एग्जांपल हो गया। अब देखो इनकी जो स्किन है वो कैसी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, इनके बाहर कोई सल्क नहीं पाए जाते, ठीक है। फिर इसके बाद कि इनमें श्वसन अंग क्या क्या पाए जाते हैं, इनमें क्लोम पाए जाते हैं, इनमें त्वचा भी हो सकती है, इनमें फेफड़े भी हो सकते हैं। देखो जब ये वाटर में है, जब ये पानी में है, तो श्वसन किससे कर लेंगे, त्वचा से कर लेंगे। और जब ये स्थल पे है तो श्वसन किससे कर सकते हैं, फेफड़ों से कर सकते हैं। पानी में होंगे तो ये क्लोम और त्वचा दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इनका जो हार्ट है, इसमें कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं। मेंढक में फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन होता है, जो किसमें होता है, पानी में होता है। हाँ बिल्कुल, पीसीज में भी बाह्य निषेचन होता है। होता क्या है, ये स्पर्म और एग को पानी में छोड़ देते और पानी में क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि असमतापी होते हैं, ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं डाल सकते, तो इनको क्या होना पड़ता है कि कई बार सुप्त अवस्था में भी इनको जाना पड़ता है। एग्जाम्पल देख लिया, सेलामेंडर हो गया, टोड हो गया, हाइला, जिसको ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। हाँ टोड उभयचर है, टोड उभयचर है, टोड उभयचर है, बिल्कुल टोड उभयचर है। चलो आगे, याद रख लेना मेंढक में कायांतरण के लिए आयोडीन या फिर थायरोक्सिन हार्मोन की जरूरत होती है।
चलो, तो ये हमने किसको पढ़ लिया? एम्फीबिया को पढ़ लिया है। नोट्स तुम बनाते जाया करो साथ साथ। कई बच्चे बनाते हैं ना नोट्स, साथ साथ बनाते हैं। जैसे सुक्षा बिश्नोई ये बना लेते हैं और फिर पता नहीं चलता क्या लिखा था। क्यों रे? यही होता है ना तुम्हारे साथ, जल्दी जल्दी में लिख लिया। जैसे मैडम शॉर्ट में बोल रही है वैसे हम भी शॉर्ट में बोल रहे हैं। हाँ, जो जीव पानी में रहते हैं लगभग उनमें क्या होता है? बाह्य निषेचन ही होता है। चलो आगे। अब हम तीसरे नंबर पे अब किसको पढ़ेंगे? रेप्टाइल्स को पढ़ेंगे। रेप्टाइल्स या फिर इनको क्या कहा जाता है? सरीसर्प कहा जाता है। रेप्टाइल्स को आप क्या कह देंगे? सरीसर्प कह देंगे। रेप्टाइल्स या फिर किसको पढ़ेंगे अपन? सरीसर्प को पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ो यार, हमें कंप्लीट करना है, अभी 3 और पढ़ने। एविज पढ़ना है, मैमल्स पढ़ने हैं, ठीक है? ध्यान से देखो, रेप्टाइल्स कौन से होते हैं? रेंग कर चलने वाले। रेंग कर चलने वाले सभी जो कोर्डेट्स हैं उनको किस में रखा जाता है? रेप्टाइल्स में रखा जाता है। जो भी जीव रेंग कर चलते हैं वो सारे किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में आते हैं। देखो, मोस्टली जो रेप्टाइल्स हैं ये कैसे होते हैं? स्थलीय होते, आप सबको पता है। मोस्टली जो रेप्टाइल्स है वो कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं। प्लस कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो जलीय भी हो सकते हैं। जैसे मगरमच्छ है अपना, मगरमच्छ किसमें पाया जाता है? जल में पाया जाता है। कुछ ऐसे सांप स्नैक भी होते हैं, वाटर स्नैक, पानी वाले जो सांप होते हैं वो भी किसमें पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं। तो रेप्टाइल्स हम क्या कह रहे हैं कि मोस्टली जो रेप्टाइल्स है वो स्थलीय होते हैं। किस पे पाए जाते हैं? स्थल पे पाए जाते हैं। लेकिन कुछ जो रेप्टाइल्स है वो किसमें प्रेजेंट हो सकते हैं? वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब आपको पता है कि ये जो रेप्टाइल्स है ये क्या अंडे देते हैं? रेप्टाइल्स क्या देते हैं? अंडे देते हैं। आप सबको बताइए भाई, स्नेक है, सांप है, ये भी क्या देता है? अंडे देता है। तो जितने भी रेप्टाइल्स है ये सारे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और उसके बाद अंडे से जीव क्या होता है? विकसित होता है। यानी ये जरायु प्रकार के नहीं होते, ये बच्चे को जन्म नहीं देते, ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं, ठीक है? इसके बाद देखो, जो रेप्टाइल्स का हार्ट होता है, रेप्टाइल्स का जो हृदय है, सरीसर्प का जो हृदय है, इनके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। 3 कोष्ठ पाए जाते हैं। लेकिन आप नोट लगा के लिख लेंगे, मगरमच्छ व घड़ियाल। नोट लगा के लिखेंगे, मगरमच्छ व घड़ियाल। मगरमच्छ व घड़ियाल के हार्ट में, घड़ियाल के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं। भाई बेसिकली तो आज तक ऐसा ही देखा है कि जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जितने भी रेप्टाइल्स है, जितने भी सरीसर्प है, इन रेप्टाइल्स के अंदर कितने के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर्स होते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें मगरमच्छ और घड़ियाल की, तो मगरमच्छ और घड़ियाल के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। किसके समान? मैमल्स के समान। मैमल्स के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। मींस वैसे की वैसे जो अपना एलिगेटर और क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ और घड़ियाल है, इनके हार्ट में भी कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके आगे की बात करें, देखो, अगर इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें कि इनका श्वसन अंग क्या हो सकता है, तो आपको पता है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं लगभग, ये रेप्टाइल्स लंग्स यानी कि फेफड़ों से क्या कर सकते हैं? श्वसन कर सकते हैं। फेफड़ों से क्या कर सकते हैं? श्वसन कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? हाँ, ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन है, मगरमच्छ और घड़ियाल, जिनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? ओके। अब इसके बाद में देखो, अगर रेप्टाइल्स के कुछ एग्जाम्पल की बात करें कि रेप्टाइल्स के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, तो आप सबने देखा होगा कि जो हमारी छिपकली होती है, लिजार्ड होती है, ये लिजार्ड भी कैसी है? रेप्टाइल है। जितने भी स्नेक है, जितने भी सांप है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा कोबरा, कोबरा, कुरेत, वाइपर, कोबरा, कुरेत, वाइपर, ये सारे क्या होते हैं? स्नेक होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? सांप होते हैं, ठीक है? ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्नेक होते हैं, सांप होते हैं। ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल जैसे क्या है? छिपकली।
स्नेक, स्नेक में क्या क्या आ गया, कोबरा आ गया, कुरेत आ गया, वाइपर आ गया। देखो ये तीनों के तीनों जो स्नेक है ना, ये कैसे होते हैं, जहरीले होते हैं, जहरीले। ये तीनों के तीनों सबसे जहरीले स्नेक माने जाते हैं, सबसे जहरीले, सबसे ज्यादा विष बनाने वाले जो स्नेक होते हैं, सांप होते हैं, उनका नाम है कोबरा, कुरेत और वाइपर। नाम पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक जहरीला सांप है, तो आप जहरीला याद कर लो तीनों, कोबरा हो गया, कुरेत हो गया और कौन सा हो गया, वाइपर हो गया। ये सभी क्या है, जहरीले सांप है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, क्लियर है।